हाँ 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 ठीक ठीक ठीक, एक बता देते हैं, कोई नहीं। गणना में 3 चीज़ें से गणना होगी, ठीक। गणना कितने प्रकार से होगी? तो 3। पहला कौन सा? थोक मूल्य सूचकांक, हाँ। और दूसरा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, और तीसरा हाँ औद्योगिक। सूचकांक, ठीक। आप समझ थोड़ा, ठीक है। हमको किसकी गणना करनी है? मुद्रा स्फीति यानी महंगाई, बस इतना ही समझ रहे। महंगाई हमको किसकी गणना करनी है? तो भाई महंगाई की गणना करें। मुद्रा, हम लोग इकोनॉमिक्स में उसको मुद्रा स्फीति बोलते रहे, मगर एक्चुअली में महंगाई है। तो थोक मूल्य सूचकांक क्या होता है? देखो, अगर थोक मूल्य, थोक मतलब होता है थोक में खरीदना, तो थोक में अगर चीजें महंगी हो रही हैं तो वो तो सीधा सी बात है खुदरा में भी महंगी हो जाएंगी, है कि नहीं? जैसे वही एग्जांपल, जैसे कुर्सी लेना है, तो आप कुर्सी के मान लो दुकान में बेचते हो, ठीक है, और होलसेल से लेकर आते हो जहाँ से बनता है। तो कुर्सी अगर आपको होलसेल में महंगी पड़ेगी तो आप महंगा बेचोगे ना। तो क्या करती है, जो डेटा निकाले CSO जो है ना, बताया था ना आपको, CSO है ना। CSO क्या होता है फुल फॉर्म? हाँ CSO जी, स्टैटिकल ऑफिस या ऑर्गेनाइजेशन, है ना, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। तो ये गणना कैसे करती है? देखो, सबसे पहले इस ऑफिसर लोग कहाँ जाएंगे? तो मंडी में जाएंगे, या जहाँ होलसेल मार्केट लगता है वहाँ जाएंगे, जहाँ पर फैक्ट्री से होलसेल में बिकता है, ठीक है ना, कहाँ जाएंगे? वहाँ जाएंगे, और वहाँ जाके पूछेंगे, ठीक है, क्या रेट दे रहे हो यार, कितना दे रहे हो? फिर 1 महीने बाद फिर जाएंगे, फिर पूछेंगे, तो पता चलेगा ना रेट का डिफरेंस। एक एग्जांपल ले लो, मान लो ये पहुंच गए कहाँ पर? आलू मंडी। कहाँ पहुंच गए? तो पहले मैंने पूछे तो बोले कि यार 100 रुपये पसेरी आ रहा है। पसेरी तो जानते ही होंगे। मान लो ऐसे समझो कि 100 किलो जो है कितने में आ रहा है? 500 रुपये में आ रहा है। कितने में आ रहा है? 500 रुपये में, 5 रुपये किलो हुआ थोक में ना। अगले महीने गए, अगले महीने जाने के बाद इन्होंने पूछा कि क्या क्या रेट चल रहा है यार? तो बोल रहा है यार कि ये 200 रुपये, अच्छा 200 किलो कितने में? 1000 में आ रहा है। कितने में आ रहा है? समझ गए कि पिछले महीने 500 में आ रहा था, अभी कितने में आ रहा है? 1000 में आ रहा है, ठीक है। 100 ही किलो आ रहा है, 100 किलो। तो याद रखना, अब ये महंगा हुआ कि नहीं हुआ? कैलकुलेशन निकाले ना, तो ये इससे पता चला कि महंगाई बढ़ी है। अगर महंगा हुआ ना तो लोग बता देंगे मुद्रास्फीति बढ़ गई है ना, महंगाई आ गई। इसको थोक मूल्य को पढ़ के आंकड़े जुटाकर कैलकुलेशन किया जाता है। इसमें केवल और केवल क्या होगा? तो केवल और केवल वस्तुएं होंगी। कौन का होगा? वस्तु, क्योंकि थोक मूल्य तो वस्तुओं का होता है ना, सेवाओं का थोड़ा, तो सॉरी, थोक मूल्य किसका होता है? वस्तुओं का होता है, सेवाओं का थोड़ा थोक होता है। इसमें केवल और केवल किसका होता है? तो वस्तुओं का ही गणना किया जाता है। जैसे वस्तुएं समझ रहे हैं ना, सेवाएं और वस्तुएं। सेवाएं मतलब हाँ, जैसे मान लो पढ़ा रहे हैं, ये सेवा है, तो सेवा को आप थोक में कैसे कैलकुलेट करोगे? सब एक साथ थोड़ा पढ़ा रहे हैं। थोक मतलब थोक, है ना। तो होलसेल जो है वो किसका होगा? ओनली वस्तुओं का होगा। वस्तुओं का रेट बढ़ेगा होलसेल में, तो उसका कैलकुलेशन करेंगे, कितना बढ़ा है, कितना परसेंट बढ़ा है, उतना परसेंट बोल देंगे मुद्रास्फीति आ गई, है ना। तो ये थोड़ा सा पहले सरकार जो है इसी पर आधार पर करती थी, मंडियों में जाकर वस्तुओं का थोक मूल्य समझ के देखती थी, और पता चलता था कि यार ये तो सही नहीं है, क्योंकि इससे सेवाएं तो पता चल नहीं रही, सेवाएं भी तो महंगी हो रही है ना। पहले कितनी कम फीस हुआ करती थी, अभी फीस ज़्यादा हो रही है कि नहीं? हो गई ना। पहले कितना सस्ता होता था एजुकेशन, अब देखते हो स्कूल में कितना महंगा हो गया ना। तो सेवाएं कैलकुलेट नहीं होने के कारण जो सरकार है इस सूचकांक का प्रयोग नहीं करती है। किसका प्रयोग करती है? तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, यानी उपभोक्ता को क्या रेट पड़ रहा है, ठीक है, उस रेट को कैलकुलेट करती है। थोक में सिर्फ वस्तुएं ही पता चलती थी, उपभोक्ता में वस्तु और सेवा दोनों पता चल जाता है। उपभोक्ता क्योंकि दोनों का करता है, सर्विस लेता है, आलू भी खरीदेगा, पढ़ाई भी करेगा, तो उपभोक्ता को क्या पड़ा? तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। इसीलिए जो हमारा RBI है किसको लेकर चलता है? इस डेटा को लेता है। ये भी डेटा आता है, ऐसा नहीं है नहीं आता, ये डेटा आता है, ये भी डेटा आता है, मगर डेटा किसको लेता है? तो RBI इसको लेता है कि ये ज़्यादा सही है, ठीक है। ओके, तो ये आपका 3 तरह से। औद्योगिक मतलब उद्योग में क्या रेट में चल रहा है, ठीक है,
उद्योग में जैसे ये बॉटल है तो बॉटल की कंपनी क्या है, पहले 10 में आता था अभी 20 में आ रहा, तो कितना बढ़ा क्या हुआ, तो उद्योग में क्या चल रहा है। तो 3 आधार पर हम लोग गणना करते हैं। ठीक है, चलो इसके बाद ना अगला जो हमारा टॉपिक था वो क्या था, हाँ हाँ कितनी है 5.7%, हर 2 महीने में चेंज होता है। वर्तमान कब की बता रहे हो, 27 जून का रिपोर्ट, हाँ हाँ अगस्त, नहीं अगस्त बहुत लेट हो गया, हाँ अभी का बताओ 5.7, ठीक है वो कोई उतना नहीं है। ठीक, मंदी देखिए, मंदी बताऊंगा वैसे, मंदी देखिए रिसेशन क्या होता है। देखिए वस्तु और, आपको जी पढ़े हो कि क्या कल की क्लास की नहीं, नहीं किए पार होगा फिर ये ठीक, और चलो ये यहाँ समझ लेना, कोशिश करना समझ में आ जाए। ठीक है, इतना ही समझना, उसके बाद पढ़ोगे तो इसे उल्टा कर देना, मुद्रास्फीति बन जाएगा। ठीक है, अगर मार्केट में देखो समझो, मार्केट में क्या ज़्यादा हो जाए, वस्तु और सेवाएं ज़्यादा हो जाए, मार्केट में क्या ज़्यादा हो जाए, वस्तु और सेवाएं ज़्यादा हो जाए, और मुद्रा क्या हो जाए, पैसा कम हो जाए। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, आपका मंदी बोलते हैं, रिसेशन बोलते हैं। ठीक है, सिंपल सा डेफिनेशन बता रहा हूँ, बाजार में अगर वस्तुओं और सेवाओं वस्तुएं और सेवाएं ज़्यादा हो जाए और क्या कम हो जाए, मुद्रा की मात्रा कम हो जाए, तो क्या हो जाएगा, इसको मंदी कहते हैं, मंदी। जैसे मैं बता रहा हूँ ये हो चुका है, कोरोना में ऐसा हुआ था। ठीक है, पैसे थे नहीं लोगों के पास, तो देखो पैसे, मुद्रा कम हुआ ना, तो मुद्रा कम होगा तो क्या होगा, अब इसका जो डिसएडवांटेज समझिए, मुद्रा कम होगा लोगों के पास, पैसा नहीं होगा, तो पैसा नहीं होगा तो लोग खरीदेंगे क्या, नहीं खरीदेंगे, है ना, तो ऑलरेडी नहीं खरीदेंगे तो वस्तुएं ज़्यादा दिखेंगी ही दिखेंगी। ठीक है, समझ रहे हो, मान लो देखो ऐसे दूध का एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे दूध मार्केट में रहता है ना, तो अगर मान लो लोगों के पास पैसे नहीं होंगे तो दूध तो रोज आता है। ठीक है, तो वो ज़्यादा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो इसका क्या होगा, फिर बिकेगा नहीं, और जानते 1-2 दिन से ज़्यादा दूध रख नहीं सकते हैं। ठीक है ना, खराब हो जाता है, कैसे होता ना जी, दूध खराब हो जाता है, तो कैसे करेंगे उसका, तो अब प्राइस डाउन होना चालू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, देखिएगा बारीकी समझिएगा, अगर पैसे नहीं है लोगों के पास तो क्या होगा, लोग खरीदेंगे नहीं, और लोग खरीदेंगे नहीं तो वस्तुएं, कई चीज़ें होती हैं जो जल्दी खराब हो जाती हैं, जैसे सबसे ज़्यादा लॉस तो किसानों को होता है, सब्जी उब्जी कहाँ जाएगा जी। ठीक है, वो होने लगा ना, अब देखो धीरे धीरे क्या होगा, वस्तुओं से बढ़ने लगेगी, लोग खरीदेंगे नहीं, माल खराब होने से ज़्यादा अच्छा है कि क्या कर दिया जाए, प्राइस डाउन कर दिया जाए। लोग थोड़ा जैसे 20% प्रॉफिट लेते थे 10 पे आ जाएंगे, फिर भी नहीं बिक रहा है, धीरे धीरे और गएगा, मार्जिन पे बेचने लगेगा, अरे माल खत्म हो जाए, फिर भी नहीं बिक रहा है, तो लोग कम से कम लोग 25% लॉस सह लेते हैं, 75% बेच देते हैं, और एक कंडीशन आते आते ऐसी आएगी कि उसको ना औने पौने दाम पे बेचना पड़ेगा, और लास्ट में क्या करेगा, वो प्रोडक्शन को बंद कर देगा, बोलेगा कि मेरे को प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है, तो फैक्ट्री क्लोज। अब फैक्ट्री क्लोज फिर क्या हुआ, नेसेसरी चीज़ें भी बंद हो जाएंगी, और उससे क्या होगा, गरीबी आती है, फिर क्या आती है, गरीब, भूखमरी आएगा फिर। तो मंदी जो है मुद्रास्फीति से ज़्यादा खतरनाक। ठीक है ना, ओके, तो याद रखिएगा ये डेफिनेशन सिंपल सी है, वस्तु और सेवाएं ज़्यादा, मुद्रा की मात्रा कम, मुद्रा कम। मुद्रा मैंने आपको बताया था, एक और डेफिनेशन ऐसे लिख दे तो ठीक, मुद्रा की मात्रा प्लस मूल्य क्या हो जाए, कम हो जाए। ठीक, कम बढ़ जाए, फिर मुद्रा की मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और मुद्रा का मूल्य क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, मूल्य बढ़ जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, मंदी बोलते हैं, मुद्रा की मात्रा कम हो जाना। ठीक, और मुद्रा का जो मूल्य है वो क्या हो जाए, बंद लिखा गया क्या, बढ़ लेना, क्या हो जाना, बढ़ जाना। ठीक है, तो याद रखिएगा यही आपका मंदी। मंदी आने से क्या क्या होता है, या इसको थोड़ा सा देखना है, मंदी आएगा तो क्या होगा, आगे बढ़े। ठीक, ये समझ गया डेफिनेशन, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। देखो तो अगर मंदी आएगा तो क्या होगा, यहीं पर वो लिखता हूं, मुद्रा की मात्रा, मुद्रा की मात्रा क्या हो जाएगी, कम, मुद्रा की मात्रा
कम, है ना, पैसा कम हो जाएगा ना, मात्रा समझते हैं ना, कल बताया था मात्रा। और मुद्रा का मूल्य इसी का उल्टा होता है, मुद्रा का मूल्य क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, मुद्रा का मूल्य बढ़ेगा। मूल्य मतलब समझे, वैल्यू, वैल्यू, ठीक है, हाँ वैल्यू, उसका क्वांटिटी नहीं बोल रहा, क्वांटिटी ने मात्रा, मात्रा मतलब कम हुआ, ठीक है, मुद्रा का मूल्य बढ़ जाएगा, ठीक है। अब मुद्रा स्फीति समझना पड़ेगा उसके लिए। लो ना देखो 1 मिनट, ठीक, मंदी ना, मंदी से एक्चुअली क्या है, उसको महसूस नहीं किया ना, अभी उतना पड़ा नहीं है, ठीक है, तो उसको पता नहीं चलेगा। महंगाई हमको रिलेट होता है, क्योंकि महंगाई हम लोग उससे वो करते हैं, जैसे पहले का था, अभी धीरे धीरे महंगाई बढ़ती ही जा रही है, तो जल्दी रिलेट हो जाता है। जैसे पहले 50 रुपये में, 10 रुपये में बहुत सारी चीज़ें मिल जाती थी, अभी उसी के लिए 100 रुपये भुगतान करना पड़ता है। एक चॉकलेट याद है, चॉकलेट छोटा छोटा मतलब चॉकलेट हम लोग लेते थे तो सस्ता मिलता था, अभी आप देखो 10 रुपये से नीचे कोई अच्छा चॉकलेट नहीं मिलता है, ठीक है, पहले 98 चवन्नी का चॉकलेट मिल जाता था। तो महंगाई बढ़ रही है ना। अब मंदी आप लोग इसको महसूस नहीं करोगे कि उतना अच्छा मंदी आया नहीं, कोरोना में थोड़ा बहुत मंदी था, मगर तभी भी समझाता हूँ आपको। देखो देखिएगा, समझिएगा, मात्रा देखो, मान लो एक किसका दुकान है, अब मंदी तो आया ही नहीं है ना चलो ठीक है, समोसा की दुकान है मान लो, ठीक है। अब मान लीजिए समोसा का दुकान है, आप जाते हैं तो ये क्या हुआ, आपके पास पैसे नहीं है, ठीक है, क्या है, पैसे नहीं, ठीक, समझना। और पैसे नहीं है, समोसा वाला समोसा बेच रहा है, तो अब जैसे जैसे मंदी आती जाएगी तो आपके पास, आपको नौकरी वोकरी भी चली गई, तो पैसे नहीं हो गए, यानी मुद्रा की मात्रा क्या हो गई, कम हो गई कि नहीं हो गई, हो गई। अब समझना, आपने सेविंग करके रखा है अपने भविष्य के लिए 100 रुपये, मान लो 100 रुपये को 1000 कर लेना, 1 लाख कर लेना, ठीक है। तो मान लीजिए आपने भविष्य के लिए 1 लाख रुपये, 100 रुपये सेव करके रखा है, और सब लोग उस समय अरे कुछ नहीं होगा, आज नहीं तो कल नौकरी लगेगी ही, और आप बेचारा ना 100 रुपये का रोज ऐसे पलटते हो, ऐसे करते हो, ऐसे करते हो, जब में रख लेते हो, समोसा दुकान जाते हो, पलटते हो, रख लेते हो, आपके दोस्त लोग अरे कुछ नहीं होगा, नौकरी आज नहीं तो कल लगेगा ही। धीरे धीरे उनके पास भी माल उतना ही था, 100-200 जो भी था, धीरे धीरे वो समोसा खाते खाते क्या कर दिए, खत्म कर दिए, और आपके पास वही 100 रुपये है जिसको आप पलटते हो रोज, ठीक। और उसके बाद समझो, जब उस कुछ दिन बीत जाएंगे, जब मंदी आ जाएगी, ठीक है, रेट कम है, रेट कम हो जाएगा, क्योंकि इसका समोसा, अब बाकी पास पैसे नहीं है ना, पैसे नहीं है ना बाकी पास, तो क्या बोलेगा, भाई आप समोसा दो, तो भाई समोसा मांगेगा कैसे, पैसे नहीं है, तो रेट डाउन करेगा कि नहीं, बिक नहीं रहा है, तो रेट डाउन कर देगा, मगर उसके बाद आपके पास पैसे होते हुए भी आप खर्च नहीं कर रहे हो, जिसके पास कम है, और उस 100 रुपये की वैल्यू बहुत हो जाएगी उस समय, होगी नहीं। दोस्त लोग बोलेंगे वो जो 100 रुपये है उस समय किसके बराबर हो जाएगा, ठीक। जैसे देखो, मान लो समोसा का रेट था 100 रुपये ही मान लेते हैं, कितना रुपए, 100 रुपये में मान लो अच्छा समोसा देता था भाई, एक ठो, ठीक है, देता था ना, बिक नहीं रहा है, तो रेट डाउन किया। अब बोल रहा है कि भाई नहीं से कोई ले ही नहीं रहा है, तो 50 में ले लो भाई, 50 में ले लो, एक मतलब 100 में 2 ले लो ना। उसके बाद मान लो और नहीं बिक रहा है, तो क्या करा, 10 रुपये में दे रहा है। अब एक कंडीशन आएगी, यार कुछ तो मिले, 1 रुपया में 1 समोसा, यानी 100 रुपये में कितना समोसा, 100। तो आपकी वैल्यू पैसे की बढ़ी कि नहीं बढ़ी, है ना, है तो 100 रुपया, है ना, मगर वैल्यू बढ़ी ना, मंदी आया ना, मंदी आएगा तो क्या होगा, वस्तुएं सेवाएं ज्यादा हो जाएंगी, कोई लेगा ही नहीं, ठीक है, तो क्या होगा, वस्तु सेवाएं ज्यादा होंगी, तो उस 100 रुपये की वैल्यू बढ़ गई आपकी। पहले उस 100 रुपये में 1 समोसा आता था जब सामान्य कंडीशन थी, ठीक है, जब महंगाई था, और उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, मंदी आया, लोगों के पास पैसे कम हुए, लोगों अपने पैसे खर्च कर दिए, आपने बचा के रखे थे, ठीक है। जब सबका खर्चा हो जाएगा ना, तब मैं निकालूंगी या निकालूंगा, और धीरे धीरे क्या हुआ, जब 1 रुपये में 1 समोसा आया तब आपने निकाला, और उसमें 100 समोसे आए, तो मूल्य उसका वैल्यू बढ़ा कि नहीं बढ़ा, बढ़ गया ना। पहले 1 में 1 आता था, ठीक है, अब 1 में कितना आता है, मतलब 100 में कितना आता है, 100 आ जा रहे हैं, तो इसके ही से यही मतलब होता है, उसका मूल्य क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। पैसे उतने ही हैं मगर मूल्य क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। मात्रा क्या हो जाएगी, कम, ठीक है, कम हो जाएगी। मतलब देखो, आपके पास मान लीजिए 5 दोस्त हैं, तो पांचों के पास मान लो 500 रुपये है, सबको बांटे, इक्वल बांटा, तो सब लोग खर्च कर दिए ना, आप ही के पास बचा ना 100 रुपया, तो मुद्रा की मात्रा कम हुई कि नहीं हुई, हुआ ना। अरे मंदी कंडीशन बता रहा हूँ, आप प्रॉपर एग्जाम्पल भी फॉलो कर लोगे तो बन जाएगा। 5 दोस्त हैं, 1 2 3 4 और 5, सबको कितना बांटते हैं, तो 100 100 100 100, ये समझ लेना ये मार्केट है, सबके पास थोड़े बहुत पैसे हैं, ठीक है। अब सभी दोस्तों को नौकरी छूटा है, बोले कि 100 रुपये है तब तक नौकरी लगेगा, ये ने खत्म कर दिया अपना, मुद्रा की मात्रा कम हुई कि नहीं हुई, ठीक है, इसने भी खत्म कर दिया, जो भी कारण है। मान लो उसका तबीयत खराब हो गया, 100 रुपये खर्चा हो गया, ठीक है, इसका शादी हो गया, इसमें भी दोस्त का पार्टी देने में सब पैसा खर्चा हो गया, और आप बचा के रखे हो, वैसे रोज देखते वाला हिसाब।
ठीक है। आखिरी ये भी खत्म हो गया। सब मुद्रा की मात्रा कम हुई कि नहीं? कम हुआ ना। ये मंदी का सूचक बता रहा हूं, मंदी आ रही है, मुद्रा की मात्रा कम। अब जैसे जैसे अब इनके पास पैसे खर्च हो गए तो ये सामान खरीदेंगे कैसे? सामान तो वैसी है। अब जब सामान के साथ एक कंडीशन होती है ना, अगर कोई उद्योग से सामान बन गया तो उसका ना डिक्रीजिंग ऑर्डर चालू हो जाता है। ध्यान समझना, कोई भी चीज, ठीक है, अगर फैक्ट्री से बन गई है तो वो क्या होगा, वो अपने पीक पे थी, फैक्ट्री से नीचे आएगी ना, वो अब लॉस होगा उसका। चाहे बाइक ले लो, कुछ भी चीज ले लो, कोई भी चीज बढ़ती नहीं है, सब चीज क्या होता है, उसका घर्षण, मूल्य ह्रास बताया था आपको, डिफ्रेशिएशन। मूल्य ह्रास क्या होता है, उसका घर्षण चालू हो जाता है। जैसे देखो एग्जांपल समझ, जैसे मैंने मोबाइल लिया, ठीक है, ऑनलाइन वालों, ये मोबाइल, अब मोबाइल ये फैक्ट्री में बना ना, उसके बाद इसका डिफ्रेशिएशन, मूल्य ह्रास चालू होगा। अब मैं कुछ भी कर रहा हूँ तो घिस रहा है कि नहीं घिस रहा है? कवर चढ़ा कर रखे है ना, कवरे घिस गया, देखो इधर घिसाने जी, इधर बाजू में घिस रहा है ना, छूने से घिसता है, आपको फील नहीं होगा, धीरे धीरे 6 महीने में पूरा घिसार जाएगा, नहीं होगा। ये चेयर है, बैठ रहे हो, घिस जाएगा पूरा, देखना साल भर टूट जाएगा, ये नहीं टूटेगा। तो कोई भी चीज़ क्या होती है, घिसती है, ठीक है। तो फैक्ट्री से निकलने के बाद वो भी जानता है कि अगर ये बिका नहीं तो घिस घिस के क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, हो ही जाएगा, धीरे धीरे क्या हो, सामान समाप्त हो जाए। इसीलिए वो फैक्ट्री वाले को बेचना है और कोई खरीदने की तैयारी है, पैसा नहीं है, अब पैसा आपके पास है, तो आप ये जो पैसा है उसके लिए 100 रुपये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो आप उस समय बहुत सारी चीज़ें करते हो, तो आपके वो जो पैसे हैं तो उतना ही है, आपका उसका क्या हो जाएगा, मूल्य बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा, मूल्य बढ़ा। और मात्रा तो ऑलरेडी देखो मार्केट में कम हुई ना, मार्केट में कम होना यही तो सूचक है मंदी का। मार्केट में क्या होगा, पैसे कम हो जाएंगे, और जैसे ही कम होगा तो जिसके पास रहेगा ना उसके पास क्या होगा। जैसे देखो बता रहा हूँ, कोरोना, देखो आपको याद करना, कोरोना में जिसके पास नौकरी नहीं था, जैसे आप लोग स्टूडेंट लाइफ हो तो आपने इसको कम महसूस किया होगा, जैसे पापा लोग पूछना, अगर जिसका सरकारी नौकरी है, प्रॉपर पैसा आ रहा था, ठीक है, प्रॉपर पैसा आ रहा था तो उनको कोई टेंशन नहीं था, ठीक है, उनका पैसा बहुत 30,000 40,000 उनके लिए बहुत था। और जिसके पास पैसा, जिसका बिजनेस, जिसका रेहड़ ठेला जब बंद हो गया ना, उसके लिए 10-10 रुपये भी क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा, उनके पास पैसे नहीं थे। तो याद रखिएगा, ये थोड़ा सा दिक्कत होता है, पैसे नहीं रहने की वजह से क्या होता है, जिसके पास पैसे होंगे उसका वैल्यू बढ़ जाएगा, ठीक है, और वस्तुएं सेवाएं ज़्यादा हो जाएंगी, ठीक। तो यही मंदी का क्या है, आपका सूचक है। मंदी में क्या होता है, मुद्रा की मात्रा घटती है और उसकी वैल्यू क्या होती है, बढ़ जाती है। क्लियर है। तीसरा, अब वही चीज़ है, मंदी आ गया, ठीक। अब जनरल सा एकदम सिंपल सा सोचना है, ऑनलाइन में आप लोग भी सोचो, मंदी आया है तो क्या हुआ, पैसा कम, पैसा क्या हो गया है, कम, ठीक है। मात्रा अगर नहीं समझ में आ रहा तो पैसा समझ लो कम, वस्तु और सेवाएं ज़्यादा, पिछली वाला डेफिनेशन ये तो याद रहेगा कम से कम, वस्तु और सेवाएं क्या हो जाएगी, ज़्यादा। अब बताना कि क्या होगा, तीसरा पॉइंट, ठीक है। हालांकि कल पढ़े हो आप लोग तो मुद्रास्फीति तो बना डालोगे, है ना, कि मुद्रास्फीति का उल्टा होता है, मगर इसमें समझना, इसको समझ के बनाना। सबसे पहले ऋणी को क्या होगा और ऋणदाता को क्या होगा, ऋणदाता। उसके बाद निर्यात में क्या होगा, निर्यात, और आयात में क्या होगा, आयात में क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। उसके अलावा व्यापारी को क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक, व्यापारी के साथ साथ क्या देख लेंगे, आपका नौकरी वाले को क्या पड़ेगा, ठीक है, नौकरी करने वाले को। इस सब पे क्या प्रभाव पड़ेगा, थोड़ा सोच के बताओ तो, सोचिए। सबसे पहले ये तो ऋणी का होगा, ऋणी समझते क्या होता है, ऋणी, हाँ, जो उधार लेता है ना, और ऋणदाता। अब अपना एकदम महसूस करके देखना कि मंदी आ गया, ठीक है ना, अब जब सामान्य परिस्थिति में लिए थे पैसा, ठीक है, आपने, ऋणी है ना, तो ऋणी क्या है, पैसे लेने वाला है, ठीक है। तो कितना लिया, मान लो 100 रुपये लिया, कब लिया, जब सामान्य परिस्थितियाँ चल रही थी, ठीक है, जब सब चीज़ ठीक था, नौकरी सोकरी सब चल रहा था, ठीक है, 100 रुपये लिया गया था। अब अचानक से क्या हो गया, कोरोना आ गया, क्या आ गया, कोरोना आ गया, ठीक है, और उसके बाद उधारी देने वाला बात आ गया। अब ऋणदाता जो है, ऋणदाता जो दिया है वो क्या करने लगा, पैसे मांगने लगा, ठीक है, और आपका नौकरी वोकरी सब छूट गया है, ठीक है, पैसा अब नहीं है, पैसा कम हुआ ना, मात्रा उसकी कम हो गई ना, पैसा कम होगा, अब 100 रुपये आपको देना है। अब बताओ, अब ये जो है ऋणदाता, अब वो आपके चढ़ा बैठा है कि मेरा पैसा वापस कर। अब समझना, ये 100 रुपये आप चुकाओगे, ठीक है, 1 साल। अब खाने के लिए आपके पास पैसे नहीं है ना, ठीक है, खाने मतलब वस्तु और सेवाएं भले ज़्यादा है, मगर वो पैसा जो आपने तो ऋण लेके खत्म कर दिया ना, और आप उसको खरीदोगे तो बाकी सब चीज़ें कैसे करोगे।
तो ऋणदाता जो होता है, ऋणी को लॉस होता है इसमें, ठीक है। जो उधारी लिया होता है ना, देखो लिया था कितना, 100 रुपया, ठीक है। ठीक, कब लिया था, जब सब ठीक था, नौकरी था, उसके लिए 100 रुपये कुछ नहीं थे। मगर अभी वर्तमान में उसके पास नौकरी नहीं है, ठीक है, उसके लिए 100 रुपये वो 100 मतलब का 10,000 के बराबर है कि नहीं। अभी उस 100 रुपये को मतलब क्या कर रहा है, थोड़ा थोड़ा कर करके रोज 10-10 रुपये करके खा रहा है, उसके खाने के लिए पैसे हो, तो 100 रुपये किसके बराबर हो गया, 1000 का हो गया। और उस समय वो मांग रहा है उसको, ठीक है, तो लॉस होगा कि नहीं होगा, होगा ना। समान परिस्थितियां थी जब थी ना, तब उसको लिया था 100 में। याद रखिएगा, ऋणी को क्या होता है इसमें, लॉस होता है। ऋणदाता को क्या होगा, लॉस होगा, और ऋणदाता क्या होगा, प्रॉफिट होगा मंदी में, ठीक है। मंदी में क्या होगा, ऋणदाता को प्रॉफिट होता है, ठीक है। 100 रुपये उसके लिए 1000 हो गया ना, ठीक। अच्छा, एक्सपोर्ट क्या होगा, निर्यात बढ़ेगा घटेगा, ठीक है। एक्सपोर्ट मुद्रास्फीति से कंपेयर कर लो ना, उसको उल्टा होता है। मुद्रास्फीति में क्या हुआ था, क्या चीज, निर्यात घटेगा, कौन खरीदेगा, महंगा रहेगा तो, ठीक है। और इसमें क्या होगा, निर्यात बढ़ेगा। पूछो कैसे, ठीक, निर्यात कैसे बढ़ेगा, यहाँ महंगा कहाँ रहेगा, यहाँ महंगा नहीं रहेगा, सस्ता होगा। सस्ता कैसे होगा, तो देखो ना, ये दे मुद्रा और सेवा क्या होगी, ज्यादा होने से क्या होता है, सस्ता। वही बताया, जैसे दूध है ना, दूध है, अब यहाँ कोई खरीद नहीं रहा है, ठीक है, सस्ता है, तो बाहर, अब सस्ता है तो बाहर के लोग खरीदेंगे ना, यार सस्ता मिल रहा है यार, ठीक है। तो मंदी आने से क्या होता है, निर्यात एक्सपोर्ट बढ़ जाता है खटाखट, ठीक है, लोग खरीदना चाहते हैं तो एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा। और आयात, पैसा नहीं है तो कहाँ से खरीदोगे जी, है ना, इंपोर्ट बढ़ेगा क्या, नहीं ना, तो आयात क्या होता है, कम होता है, तो आयात कम होगा और निर्यात बढ़ेगा। अच्छा, व्यापारी को क्या होगा, व्यापारी को कैसे होगा बताओ, कैसे जी, व्यापारी क्या होगा, दुकान है आपके पास, सामान दुकान है ना, ऐसे है नहीं, वो नहीं बोल रहा हूँ, मतलब मान लो दुकान है तो कैसे करोगे, है मान लो, पता है क्या दुकान है? हाँ, तो उसका सामान सड़ते रहेगा, है कि नहीं, तो क्या होगा, व्यापारी को घाटा होता है। और वही नौकरी वाले को, उसको तो ऐसा फिक्स सैलरी है, मस्त है, ठीक है, उसका तो सैलरी फिक्स है ना, प्रॉफिट होता है। जस्ट मुद्रास्फीति का उल्टा है, ठीक है, मुद्रास्फीति है ना, इसका उल्टा है। तो मंदी नहीं आया इसलिए थोड़ा सा कोरिलेशन में दिक्कत होता है, बट मंदी का बहुत अच्छा से समझ में आएगा। इन्फ्लेशन देखोगे तो नौकरी पेशा को प्रॉफिट होता है इसमें, क्योंकि उसी का तो पहले तो 30,000 रुपये है, जो 40,000 रुपये है, उसको लगाया कर ये 1 लाख है मेरे पास, क्योंकि किसी को पैसा है मेरे पास और फिक्स आ रहा है पैसा, ठीक है, तो वो जो चाहे वो खरीद सकता है, एकदम सस्ता, ठीक है। तो नौकरी वाले को होता है प्रॉफिट, और जो व्यापारी लोग हैं ना, व्यापारी लोग को लॉस होता है। उन लोग अब माल बिक नहीं रहा तो क्या करेंगे, कम में देंगे। मगर ये देखो, ये दुष्चक्र है इसका, अगर मंदी आ रही है और मंदी धीरे धीरे अगर बढ़ गई, ठीक है, तो प्रोडक्शन बंद हो जाएगा। और प्रोडक्शन बंद हुआ ना, मतलब व्यापारी कितना कोई घाटा सहेगा, और प्रोडक्शन अगर बंद हुआ तो फिर वो पैसा होते हुए भी क्या हो जाएगा, वो खरीद नहीं पाएगा, ठीक है, फिर इन्फ्लेशन आएगा। ये दुष्चक्र चलता है। मंदी की एक डेफिनेशन मैं बताना भूल गया, सॉरी, ठीक है। मंदी ये तो होती है, मंदी की एक और परिभाषा याद रखिएगा, मंदी किसको कहते हैं, तो 2 क्वार्टर में लगातार निगेटिव ग्रोथ रेट होता है ना, उसको मंदी कहते हैं, ठीक है, इसको भी लिख लेना, 2 क्वार्टर में 2 तिमाही नकारात्मक वृद्धि, ठीक है, इसे क्या बोलेंगे हम लोग, मंदी कहते हैं। ये एकदम स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। क्या होता है नकारात्मक वृद्धि, जैसे हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट सुने हो क्या, कितना चलता है, अभी झूल रहा है 7 से 10, मतलब 7, 7.5 ऐसे चल रहा है ना, 7.2, 7.1 ऐसे करके, तो ये चल रहा है ना जीडीपी। तो ये जो ग्रोथ रेट है ना, अभी जब कोरोना -25, 22 चला गया था, पता है कि नहीं, कोरोना आया था ना, माइनस में 22, अगर यही 2 बार मेंटेन हो जाता ना, तो हम लोग मंदी में आ जाते, समझ गए। 2 क्वार्टर, देखो पहला क्या हुआ, माइनस में गया, ठीक है, फिर अगले बार में जंप कर दिया आपने, बराबर आ गया ना, 2-3 आ गया था, 3 आ गया, उसके बाद अभी पकड़ लिया, 7 पे आ गया। इसी को बोल रहा हूँ, अगर ये ग्रोथ रेट 2 क्वार्टर में अगर लगातार भी लिखना था, 2 तिमाही में लगातार, कैसा, लगातार अगर क्या आ जाए, नकारात्मक आ जाए, कंटिन्यू अगर निगेटिव आ जाए, तो हम कह सकते हैं कि ये देश क्या है, मंदी में जा रहा है। किस में जा रहा है, मंदी में जा रहा है, ठीक है। तो याद रखिएगा, नकारात्मक ग्रोथ को क्या बोलते हैं, मंदी कहते हैं। क्लियर है, दोनों डेफिनेशन याद रखिएगा। हमारे कोरोना में इससे हालत होते होते बची, ठीक है, पूरा देश अभी यूक्रेन से वॉर चल रहा है ना, तो मंदी में जा रहा है इंडिया को छोड़ के, ठीक है। जर्मनी जी,
जर्मनी, फ्रांस, ठीक है, ब्रिटेन, ये लोग किस में जा रहे हैं? मंदी में जा रहे हैं। मंदी में कैसे जा रहे हैं? तो देखो मंदी में जाएगा, देखो लॉस कैसे हुआ, समझना थोड़ा सा ना, एक चीज़ समझ, एक फैक्ट्री है, ठीक है, बात को समझिएगा, आपको ऐसे ना, ठीक है, मान लो ये फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री में एम्प्लॉय है, ठीक है, और व्यापार, ये क्या करते हैं? तो व्यापार करते हैं। तो व्यापार करते हैं तो यहाँ पर देखो, ये फैक्ट्री से जब सामान जा रहा है तो सस्ता जा रहा है, लोग खरीद नहीं रहे, खराब हो रहा है, तो फैक्ट्री को लॉस होगा। फैक्ट्री को लॉस होगा तो वो क्या करेगा? व्यापारी इस एम्प्लॉय की छटनी करेगी कि नहीं? तो जॉब लॉस होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। जॉब लॉस होगा, पहला कंडीशन, जॉब गिर रहे हैं, जॉब छूट रही है। उसके बाद क्या होगा? फैक्ट्री फिर क्या हो जाएगी? क्लोज, फैक्ट्री बंद, ठीक है। तो फैक्ट्री बंद, एम्प्लॉयमेंट कम हो गया, ठीक है, और आपके लोगों को नौकरी चली गई। ये मंदी का देखो कितना बड़ा चीज़ होता है। और धीरे धीरे क्या हो जाएगा? वो फिर आप क्या होगा? जब सामान ही नहीं होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा, तो लोग फिर वो गरीबी हो जाए, खाने तक के पैसे नहीं होते। मंदी बहुत, इन्फ्लेशन से ज़्यादा खराब है, ठीक है। हमको लगता है कि यार ये सस्ता हो गया, उससे ज़्यादा खराब है आपका मंदी, ठीक है। तो याद रखिएगा, व्यापारी को लॉस होगा तो नौकरी जाएगी तो फिर पैसे नहीं होंगे, अब पैसे नहीं होंगे तो लोग खरीदेंगे कैसे? ये थोड़ा सा बहुत दिक्कत वाला है। तो ये अभी जर्मनी में, ब्रिटेन में इस समय हालत ऐसी चल रही, ठीक है, नौकरी लॉस हो रही है, नौकरी जा रही है ना। क्यों पता है? बहुत महंगा उन लोग ना, वो गैस जो होता है ना, जो नेचुरल गैस, वो रसिया से लेते थे सस्ता, अब नहीं मिल रहा है, तो थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। तो यही बात चीज़ें हैं, उसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक। आगे बढ़े, ये वाला पॉइंट याद रखें, ऋणी को लॉस होता है, ऋणदाता को प्रॉफिट होता है, ठीक है। आगे बढ़ जाएं। तो ये हमारा हो गया मंदी और मुद्रास्फीति, यानी महंगाई और मंदी। क्लियर है? ये मुद्रा की मैंने समस्याएं बताई, ये प्रॉब्लम है ना। महंगा हो गया तो दिक्कत, मंदी आ गई तो दिक्कत, इसको ठीक कैसे करेंगे? है ना, ठीक करना है ना। तो आज का टॉपिक जो है ये हमारा रहेगा, इसको ठीक करना है। ओके, क्या करना है? इसको ठीक करना है ना। इसको कैसे ठीक कर, ठीक किया जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, ठीक करने के उपाय देख लो, हेडिंग डालो उपाय, ठीक है। मुद्रा की समस्याएं मैंने बता दी। अब नेक्स्ट मैं आपको बात करूंगा मुद्रा की समस्याओं के बाद मुद्रा से कैसे क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। ठीक, आगे बढ़े। देखिए, उपाय 3 प्रकार से होते हैं। कितने प्रकार से होते हैं? ठीक है, एक होता है मौद्रिक नीति, इसको बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। दूसरा बोलते हैं प्रशासनिक नीति और तीसरा होता है राजकोषीय नीति। कौन सी नीति? ठीक है। मुद्रा की समस्या के मुद्रा के उपाय में हम लोग 3 नीतियों को पढ़ते हैं। सबसे पहले मॉनेटरी पॉलिसी, बहुत इकोनॉमिक्स का यही है कोर, ठीक है। इसी में आपको बताऊंगा बैंक रेट, रेपो रेट। तो मौद्रिक नीति आज समझना है, पूरे समझ के जाएंगे। दूसरा कौन सा है आपका? प्रशासनिक नीति। और तीसरा है आपका राजकोषीय नीति, ठीक है। मुद्रा की जो समस्याएं हैं, मुद्रा की क्या समस्याएं हैं? मुद्रास्फीति, अगर नहीं बोल पाओगे स्फीति तो महंगाई बोल सकते हो। और दूसरा क्या है? मंदी। ये समस्या है कि नहीं है? ये अगर महंगाई ज़्यादा हो गई तो दिक्कत है ना? अरे हाँ तो बोलो। और मंदी आ गया तो दिक्कत है कि नहीं है? बिल्कुल है, मंदी आ गया तो भी दिक्कत है। क्लियर है? तो इसको ठीक करना है कि नहीं करना है? 3 उपाय हैं। पहला, सबसे पहले कौन सा? मौद्रिक नीति। इसमें ना आरबीआई मैनेज करती, कैसे करना है इसको बताना है, ठीक है। अभी इसी को चालू करूंगा। दूसरा है प्रशासनिक नीति। इसमें ना आप सुने होंगे ना, आप मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एमएसपी सुने हो क्या? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। सरकार ना इसको कैसे मैनेज करती है? प्रशासन में एमएसपी देती है। कैसे देती है? एमएसपी। इसको भी पढ़ाएंगे, कौन करता है, कौन कैसे जारी करता है। सीएससीपी, ठीक है, कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस के द्वारा जारी किया जाता है। क्या होता है, कितने होते हैं, ये हम देखेंगे प्रशासनिक नीति में। और तीसरा राजकोषीय नीति में हम लोग बजट को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? बजट, ठीक है। तो बजट जारी होता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कौन सा? मौद्रिक नीति। स्टार्ट करें, कैसे इसको ठीक किया जाएगा। तो मौद्रिक नीति हेडिंग डालना, मौद्रिक ठीक। मौद्रिक नीति क्या होती है? यह
मुख्य रूप से मुद्रास्फीति मंदी को दूर करने के लिए बनाई जाती है। ठीक, इसका डेफिनेशन समझ लो। किसी भी देश में मुद्रा की स्थिति, मुद्रा के प्रवाह व प्रवाह की दिशा ठीक है, इसको पहले समझ लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। समझो, मौद्रिक नीति क्या है? यह मुख्य रूप से मुद्रास्फीति और मंदी को दूर करने के लिए बनाई गई है। पहली बात जो मैं पढ़ाया समस्या, ठीक है, किसके लिए बनाई गई है? तो किसके लिए है? मुद्रास्फीति यानी महंगाई और मंदी यानी मंदी, है ना। इसके लिए, इसको ठीक करने के लिए क्या नीति लाई जाती है? मौद्रिक नीति। क्या चीज है? तो देखो, किसी भी देश में मुद्रा है ना, पैसा, मुद्रा की स्थिति, मुद्रा की मात्रा, ये मात्रा है ना, मुद्रा की मात्रा, मुद्रा के प्रवाह की दिशा। जैसे सुनो तो, सब चीज पैसे का खेल है, ठीक है। पैसे का खेल कहने का मतलब है, समझो, देखो ना, रुको लिख लेना इसको। पैसे ज्यादा हो गए तो समस्या है, समस्या समझो ना। पैसे ज्यादा हो जाते हैं तो पता है क्या होता है? लोग खुआ जाते हैं, ये खरीद लो, वो खरीद लो, ये सुविधा ले लो, वो सुविधा ले लो, महंगाई बढ़ा देते हैं, है कि नहीं। और पैसा नहीं रहता है तो भी समस्या है, ठीक है, गरीबी आ जाएगा। तो दोनों समस्याएं, यानी हमको कैसे चलना है। कभी हमेशा, मैं भी था छोटे में, तो आपके भी मन में आता होगा कि सरकार के पास जब पैसे की कमी आती है तो सरकार नोट क्यों नहीं छापती थी। अक्सर छोटे बच्चे भी पूछते रहते हैं, है ना, आपके मन में भी आता है सरकार पैसे क्यों नहीं छाप देती। छापे तो थे वेनेजुएला वाले, छापे तो था तो श्रीलंका वाले, गए तो निपट गए ना। तो सरकार पैसे इसलिए नहीं छापती है, ठीक है, ये सब समझोगे आप। अब तो यही सिर्फ समझिए, पैसा ज़्यादा हो जाए तो समस्या है, महंगाई यानी मुद्रास्फीति, और पैसा कम हो जाए तो समस्या है। तो उसको मैनेज करना है कि नहीं करना है, उसकी मात्रा को मैनेज करना है कि नहीं करना है ना, है ना। और उसकी दिशा कैसी होनी चाहिए, यानी सही दिशा में है कि नहीं है, कितनी है, ये सब को मैनेज करने वाली जो नीति होती है उसी को क्या कहते हैं? मौद्रिक नीति कहते हैं। क्लियर हुआ? ये डेफिनेशन है। क्या है? किसी भी देश के मुद्रा की मात्रा, मुद्रा के प्रवाह और प्रवाह की दिशा, किधर प्रवाहित हो रही है मुद्रा, मतलब कहाँ जा रही है, ठीक है, ज्यादा कहीं थोड़ी जल्दी जा रही है, उस सबको मैनेज करना ही क्या कहलाता है? मौद्रिक नीति कहलाता है, ठीक है। यानी एकदम बैलेंस बना के चलना पड़ता है, इतना बहुत सोच साच के नहीं, तो ना इधर उधर थोड़ा हुआ ना तुरंत। देखो पैसा ज्यादा, मतलब अभी आगे समझाऊंगा, पैसा ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ठीक है। ये बताऊं, नौकरी जो चीज़ है ना, नौकरी, ठीक है, भले थोड़ा सा वो लगेगा, बुरा लगेगा, मगर क्या करें, है तो सच है। नौकरी में बहुत पैसे लिमिटेड है, बहुत कम, ठीक है, बहुत कम। सबसे ज़्यादा जो पैसे की यहाँ पर बात होती है ना, ये बात होती है व्यापार की। किसकी बात हो रही है यहाँ पर? नौकरी की तो बात ही नहीं हो रही है, मैं सच बता रहा हूँ, मैं नौकरी की बात ही यहाँ पर ना, कोई बात करूँगा तो नौकरी की बात ही नहीं हो रही है, ठीक है। बात किसकी हो रही है? व्यापार, या फिर वो अलग पैसे की बात हो रही है। नौकरी वाले पैसे की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब जनरली बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। फिर भी समझिए, जैसे सुनिए, देखो यहाँ पर पैसे कौन सी बात हो रही है। तो देखो, किसी भी देश को, किसी भी व्यक्ति को, ठीक है, या किसी भी व्यापार को अगर ग्रोथ चाहिए तो उसको अपने कैपिटल जो पैसा होता है उसको उधार लेना पड़ता है, उधार चाहिए उसको, या उधार नहीं चाहिए, ठीक है, तो क्या चाहिए? उसके पास पैसे होने चाहिए। बात को समझना। अगर आप चाहते हो कि आपकी जो जीवन है, ठीक है, जो एकदम जो अच्छे सपने देखे हो गाड़ी बंगला वाला, वो जीवन को आज आप चाहते हो तो आपको उधारी लेना पड़ेगा, ठीक है। सुने होंगे इवम जीवात त्रिवम जीवात, अभी पीएससी में आता रहता है, ठीक है, घीवम जीवात, जब तक जियो उधारी लेके जियो, घी पी के जियो, ठीक है, ये पीएससी का है। तो उसमें पूछता रहा, मैं से ही पूछता रहा, तो ध्यान समझना। देख सुनो ना, मान लो आज आप 20,000 25,000 कमाते हो, ठीक है, और इस 20-25 हज़ार में कार अफोर्ड नहीं कर सकते, घर अफोर्ड नहीं कर सकते, तो क्या करोगे आप? ठीक है, नौकरी है तो 20-25 ही हज़ार की है,
अरे नहीं मिलता है ज़्यादा, 30,000 40,000, इससे ज़्यादा नहीं पाओ, ठीक है। तो इतना पैसे में तो आप अफोर्ड नहीं कर सकते घर, बहुत शहर में इतना बड़ा घर, करोड़ों का घर, लाखों का घर, गाड़ी अफोर्ड नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो क्या करोगे आप, बैंक जाओगे और बैंक क्या करोगे, बैंक से क्या लोगे, उधार लोगे, समझे। तो बात उस उधार की हो रही है जिसे आप क्या करते हो, अपना ग्रोथ कर रहे हो, सिर्फ पैसे के नहीं हो रहा, 20-25 हज़ार कुछ नहीं है वो बात की, उसमें और एक्स्ट्रा। जैसे आप लोग बिजनेस खोले तो बिजनेस खोले तो आपके पास कुछ पूंजी थी, मान लो 1-2 लाख 4 लाख 5 लाख, और उसके अलावा जब आपने पूंजी लगाई वहां से उधार लेते हैं ना, और उसके बाद जब आप बिजनेस देखना, कोई भी बिजनेस देखो, अरे आप एक बार सोच के देखो, ये जो टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी या फिर जो नीरव मोदी भाग गया है, भागा क्यों भागा, बैंक से उधार ही लिया और उसके नहीं चुका पाया तो भागा ना। तो आप सोच एक बार, मन में नहीं आती यार, इतना पैसा होता है इनके पास फिर भी ये बैंक पर उधारी क्यों लेते हैं, ठीक है। क्योंकि अच्छा ये भी समझ लो, भारत भी है, भारत भी उधारी लिया है ना। हर साल हम लोग हमारा फिजिकल डेथ जो होता है ना, जो हमारा राजकोषीय घाटा होता है, राजकोषीय बताऊंगा, राजकोषीय घाटा मतलब घाटा में जाते हैं हम लोग, ब्याज का भुगतान सबसे ज़्यादा करते हैं। हमारा बजट है, मान लो हमारा बजट मतलब हमारे पास पैसे कितने हैं, हमारे पास मान लो 100 रुपया है, तो सबसे ज़्यादा हम लोग इस 100 रुपये में से सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ खर्च करते हैं, ब्याज का भुगतान करते हैं। तो उधारी लेते हैं, किससे लेते हैं, वर्ल्ड बैंक से लेते हैं, ठीक है, सिंघाई कॉर्पोरेशन से लेते हैं, आपका IMF से लेते हैं, उधारी लेके हम लोग अपना काम चलाते हैं। मान लो देखो, जैसे सुने होगे रोड बन रहा है, रेलवे बन रहा है, तो प्रोजेक्ट से पैसे आ रहे हैं, तो पैसे जो आते हैं उधारी आते हैं, हम लोग उसका क्या करते हैं, पैसे चुकाते हैं, क्लियर है। तो लोन को कैसे देते हैं, तो हमारे देखते हैं फॉरेन रिजर्व कितना है ना, आपके पास पैसे देखते हैं ना जी, आप चुका पाओगे नहीं, तो फॉरेन रिजर्व देखते हैं, GDP देखते हैं, अगर ठीक ठाक है तो उस हिसाब से पैसे देते हैं, ठीक है। तो मूडीज एक कंपनी है, मतलब वो बताती है कि रेटिंग वोटिंग भी चलता है सब, मतलब लोन लेने जाओगे समझ में आ जाएगा आपको। रेटिंग होता है आपका क्रेडिट कितना है, ठीक है, बैंक के सामने आपकी इज्जत कितनी है, ऐसा समझ लो। आप मान लो एकदम फटे हाल गए, बैंक बोलेंगे ना देंगे हम पैसे ही नहीं देंगे, और जाके बताओगे मेरा घर है, ये है, प्रॉपर्टी है, सब दिखाओगे, हाँ आ जाओ लोन ले लो, ऐसे। तो क्रेडिट आपका अच्छा है तो पैसे मिलते हैं, क्लियर है। तो भारत की क्रेडिट जिसके हिसाब से उससे पैसे मिलते हैं, तो हम लोग ब्याज लेते हैं, उधारी लेते हैं, ठीक है, उधारी पैसे लेते हैं, वही बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है, ध्यान देना, उसी के आगे चल के मैं बात करूंगा। तो देश में मुद्रा है, मुद्रा की मात्रा है, और प्रवाह है, और प्रवाह की दिशा, इसी को मैनेज करना ही क्या कहलाता है, मौद्रिक नीति। ये सब जगह होता है, कौन करता है, तो किसी भी देश का जो सेंट्रल बैंक होता है ना, सेंट्रलाइज बैंक जो होता है वो इसको मैनेज करता है। कौन करेगा इसको, सेंट्रलाइज बैंक। कौन मैनेज करेगा इसको, ठीक है, इसको मैनेज कौन करता है, किसी भी देश का केंद्रीय बैंक। कौन सा बैंक, केंद्रीय बैंक जो है इसको क्या करेगा, मैनेज करेगा, ठीक है, मैनेज करेगा। हमारा केंद्रीय बैंक कौन है जी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। स्थापना कब हुई थी, 1935 के भारत शासन अधिनियम से। किससे, भारत शासन अधिनियम, सुने हो ना, कॉन्स्टिट्यूशन तो पढ़े हो गए। भारत शासन अधिनियम 1935 से हुई थी, 1956 में गठन, 36 में गठन हुआ था। कब हुआ था, 1936, ठीक है। और ये तो हाँ अंग्रेज बनाए थे इसको, उसके बाद अंग्रेजों का था ना ये, तो इसका नेशनलाइजेशन, अंग्रेज हम लेंगे नहीं क्या, तो इसका नेशनलाइजेशन भी होगा। इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। कैसे क्या हो गया जी, 1 जनवरी क्या आया था क्या अच्छा चलो, 1 जनवरी को क्या होगा, राष्ट्रीय। मार के आए हो कि ऐसी मार रही हो, हाँ नहीं मारे 1 जनवरी 50 थोड़ी मार रही हो, क्या था तो हाँ ठीक है, तो देख लो, ठीक है, समझ ले लो, एक नहीं है वो और भी आते रहते हैं प्रश्न, ठीक है। पहली बात तो समझो, 35 भारत शासन अधिनियम से 35 से गठन हुआ, 36 में गठन हुआ है ना, ठीक है, 36-37 में बना है, स्थापना हुई है। और इसका राष्ट्रीयकरण मेन मुद्दा है, जिसे अंग्रेजों का था। इससे पहले इंपीरियल बैंक था, सुनो तो, बैंक अभी बैंकिंग व्यवस्था एक दिन एक क्लास लूंगा, बैंक बताऊंगा पूरा, ठीक है। इंपीरियल बैंक जिसका नाम अभी SBI है ना, वो इंपीरियल बैंक था। तो ये पहले हमारा, इससे पहले राष्ट्रीय बैंक था, जिसको हटाकर क्या बना दिया, RBI को बना दिया, ठीक है, फेडरल बैंक बना। इसका राष्ट्रीयकरण जब हमारे में आया ना, पहले आ नहीं रहे थे, दोनों को बनाया, SBI को इसको, तो RBI को हमने राष्ट्रीयकरण कब किया, 1 जनवरी 1949 को। और यही RBI जो है मौद्रिक नीति की समीक्षा करता है,
क्या करता है, मौद्रिक नीति का निर्धारण करता है। क्या करता है, तो मौद्रिक नीति का निर्धारण वह क्या करता है, समीक्षा करता है ना। मौद्रिक नीति का निर्धारण व समीक्षा कौन करता है, तो आरबीआई करता है, याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न यही आएगा। ठीक है, उसके बाद और क्या होता है, इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया, इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया। ठीक है, हमारा कौन सा बैंक है, ये केंद्रीय बैंक है, इंग्लिश में सेंट्रलाइज्ड बैंक है ना, सेंट्रल बैंक नहीं ना, सेंट्रल बैंक अलग है, एक ठो सेंट्रलाइज्ड बैंक है। कैसा बैंक है, सेंट्रलाइज। इतना समझ में आया। मैनेज कौन करे, सरकार करेगी क्या, उसके पास कहीं नहीं है, बर्बाद कर देंगे इकोनॉमिक्स को। ठीक है, उनके पास, आप लोगों को देखो इतने समझने में दिक्कत हो रहा है, और नेता लोग तो और ज्यादा जानते हैं ना, पढ़े लिखे नहीं, एक एक चीज एक एक बारीकी समझना पड़ता है, इकोनॉमिक्स रहते हैं पूरे, बस का नहीं है। कौन करेगा इसको, आरबीआई। ठीक है, अब सुनिए, इसका मौद्रिक नीति का क्या करेंगे, निर्धारण करेंगे, कितना होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, बताऊंगा अभी। उसके बाद देखो समीक्षा करने का मतलब, देखो समीक्षा मतलब इसमें चेंजेस होने चाहिए ना। याद रखेगा, छमाही होता था, हर 6 महीने में क्या होता था, इसकी समीक्षा होती थी। इसको सुनना था, अगला प्रश्न यही है, इसीलिए अच्छे से पढ़ो। 6 माह में क्या होता था इसका, समीक्षा। समीक्षा कितने महीने, देखो जैसे मान लो मैंने बनाया, पैसा तो बहुत फ्लक्चुएट होता है ना, बहुत फ्लक्चुएट होता है, तो 6 महीने में क्या होता था, मीटिंग होता था, क्या करना है, बढ़ाना है कि पैसा देना है कि नहीं देना है, कैसे करना है, 6 महीने होता था। एक समिति बनी, ठीक है, 2/4/2014 को, कब बना, 2 जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल ना, 2/4/2014। नाम था उर्जित पटेल समिति। क्या नाम था, उर्जित पटेल। सुने हो क्या ऐसा नाम, कौन है, अभी गवर्नर है ना उर्जित पटेल। ठीक है, उर्जित पटेल गवर्नर थे, मतलब उर्जित पटेल समिति बनी, याद रखिए, उर्जित पटेल समिति। उर्जित पटेल समिति ने बोला कि देखो यार, पैसा इतना ज़्यादा फ्लक्चुएट होता है ना, है कि हम लोग 6 महीने में करते हैं, तब तक ना मुद्रा मंदी आएगा, तो मंदी से मुद्रास्फीति आ जाता है। ठीक है, इतना ज़्यादा दिक्कत हो जाता है। जैसे मान लो अभी देखो, प्याज कर देखते हो, कभी कभी देखना, प्याज कर वो टमाटर 100 रुपया किलो है ना, पहुंच जाता है ना, पहुंचा, और जब तक ये लोग 6 महीने में करेंगे तब तक टमाटर 10 रुपये आएगा, तब तक क्या मतलब का। तो उर्जित पटेल समिति ने सिफारिश किया कि देखिए, मौद्रिक जो नीति जो आती है, ये 6 महीने में करके इसको 2 महीने में करना चाहिए। कितने महीने में, अब हर महीने तो नहीं हो सकता है, याद रखिएगा। उसके बाद से हर 2 महीने में समीक्षा होती है, इसको याद रखना। समीक्षा कैसी होती है, तो आप जो मैं पढ़ रहे हो ना, है ना, हर 2 महीने में डेटा बदलता है, हर 2 महीने में। ठीक है, इसीलिए आपको इसीलिए अपडेट करना है। तो मान लो अगर कोई सामने एग्जाम है, जैसे अभी तो मैं बता दूंगा, ठीक है, मगर जैसे कोई सामने एग्जाम आया तो हर 2 महीने में एक बार गूगल बस करना है, आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसलिए वहाँ पर जहाँ पर लिखोगे ना, वहाँ पर जगह छोड़ देना। हर 2 महीने में क्या होता है, इसकी समीक्षा होती है। ठीक है, तो साल में कितनी समीक्षा होगी, 6 बार। ठीक है, तो हर 2 मासिक समीक्षा होती है। पहले कैसी होती थी, 6 महीने में। ठीक है, और कौन सी समिति बनी, उर्जित पटेल, उसने क्या सिफारिश की कि 2 महीने में समीक्षा होनी चाहिए। ठीक है, अब होती है 2 महीने में। अब इसको अब मुद्दा ये है कि मैंने ये आपको समझाया था, कहाँ गया, कि ये मुद्रा की मात्रा प्रवाह को मैनेज करते हैं। तो आपके मन में आ रहा है क्यूरियोसिटी कि सर ये कैसे मैनेज करते हैं, कैसे करते होंगे, वही मैं आगे बताने जा रहा हूँ। ठीक है, ये थोड़ा बेसिक हो गया, आगे बढ़ूँ। ठीक है, देखो अब कैसे मैनेज करते हैं, तो इसके लिए 2-3 चीज़ें आपको याद रखनी है। एक आपको याद रखना है बैंक रेट। ठीक है, क्या याद रखना है, बैंक रेट, समझा भी दूंगा। ठीक है, दूसरा आपका रेपो रेट। कौन सा, रेपो रेट। एकदम अगर नहीं पढ़े होगा तो एकदम नया लगेगा। ठीक है, नहीं सुने होगा तो ये रिवर्स रेपो, रिवर्स रेपो। ठीक है, आपका SLR, आपका SLR या फिर CRR पहले कर देता हूँ, CRR। ठीक, SLR, MSF, इतना चीज़। ठीक है, और भी है, CDF भी है। ठीक है, तो ये चीज़ हमको पढ़, इसी को मैनेज करती है, और भी चीज़ें मैनेज करती है, बस इसको याद रखिएगा। बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो, CRR, SLR और MSF। अब इसको कैसे मैनेज करती है, इसको समझना। मुद्दा ये है कि मार्केट में पैसा, लिक्विडिटी मतलब होता है तरलता, तरलता मतलब होता है हार्ड कैश। ठीक है, इतना समझना, फिर समझो। अगर मेरे को मार्केट में पैसे छोड़ने हैं, ठीक है, पैसे है ना, मार्केट में अगर मैं पैसे छोड़ दिया, ठीक है, जैसे पैसे हैं बैंक के पास और मार्केट में पैसे मैं डाल दिया, दे दिया लोगों के पास, तो लोगों को पैसे दूंगा तो खर्च करेंगे कि नहीं करेंगे, और लोगों के पास पैसे आ जाएंगे तो क्या आ जाएगा,
वो इसीलिए कंसेप्ट था। लोगों के पास पैसे आ गए मतलब क्या हुआ, लोग खर्च करेंगे, लोग खर्च करेंगे यानी लोगों के पास पैसे आएंगे तो महंगाई आएगी। यार ये अब लगता है ना पैसे आएंगे तो महंगाई कैसे आए, पैसे आएंगे तो ही महंगाई आती है। जैसे बताऊं, देखो अमेरिका है ना, अमेरिका के लोगों के पास पैसे है ना, तो एक तो समोसा लेने जाओगे $5 का मिलेगा, ठीक है, क्योंकि अमीर है वो पे कर सकते हैं। $5 समझते हो कितना हुआ, 80 का हिसाब लगा लो, 8 पंचे 40, 400 रुपये का एक तो समोसा। समझो ना जी, क्यों है उस महंगाई क्यों है, क्योंकि सब महंगे, सब अमीर हैं और सब लोग भुगतान करने के लिए रेडी है। मगर वहीं पर आप चले जाओ, ठीक है, गरीब, हाँ, अब बोलो कितना $5, $5 400 रुपया, अरे वहाँ पर 10 रुपये में मिल जाता भाई। तो आपके लिए दिक्कत हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। तो बात को समझिए, पैसे ज़्यादा होने से क्या होता है, महंगाई आती है। क्लियर रहेगा। नई एग्जाम्पल याद आएगा तो अमेरिका और भारत ले लेना। भारत अमेरिका हमारे से बहुत ज़्यादा पर कैपिटा इनकम ज़्यादा, उनका बहुत अमीर है, मगर वहाँ पर न्यूयॉर्क शहर, वॉशिंगटन DC में आप घर नहीं ले पाओगे, रेंट पे नहीं रह सकते, इतना महंगा, बहुत महंगा। मतलब ना अभी तो अमेरिका जाने के लिए आपके अकाउंट में 8-10 लाख रुपए चाहिए, बताओ। और तो क्या नहीं, वीजा पता है, पासपोर्ट वीज़ा लगता है, वीज़ा। अगर अकाउंट में आपके 8-10 लाख नहीं तो आप जा नहीं सकते हो। सोच के देखो एक बार, पूछोगे नहीं क्यों, क्योंकि जाने के लिए किराया चाहिए लगभग 1-2 लाख, मतलब 50,000 लगता है अगर नॉर्मल जाओगे तो। अप डाउन का कितना हो गया आपका, 1-8 लाख हो गया, है ना, हो गया। और उसके बाद फिर वहाँ रहोगे तो वहाँ एक दिन का पर हेड का फिर खर्चा समझो, कहीं सड़क पे तो रहोगे नहीं, ठीक है। तो रेंट का ऐसे जोड़ के ना उन लोग 5 से 8 लाख हिसाब लगाते हैं कि अगर आप 7 दिन के 1 महीने के लिए भी जा रहे हो तो इतना तो लगता ही है। इतना नहीं है तो फिर कैसे करोगे, वो फिर डिपोर्ट कर देते हैं, है ना, डिपोर्ट करते, समझ रहे हो। डिपोर्ट मतलब वहाँ से भेज देंगे आपको, जेल जाओगे फिर सीधा, है ना, वहाँ से डिपोर्ट करेंगे, ठीक है। पैसा नहीं है ना, अब मान लो चले गए और आने के लिए पैसा नहीं है, आपका वीज़ा खत्म हो गया तो कैसे डिपोर्ट करेंगे, यहाँ सीधा जेल। हाँ, वीज़ा इशू होता है उतने दिन रहना, ठीक है। वीज़ा उसी को मान लो आप 5 दिन के लिए करवाए हो, 10 दिन के लिए, 1 महीने करवाए हो, बढ़ा सकते हो, ठीक है। उसके लिए पैसे भी, वीज़ा का भी पैसा लगता है, तो वो सब जोड़ जाड़ के 5 से 8 लाख होता है, बता रहा हूँ। तो बोला तो, क्योंकि वीज़ा तो पता होता है एक्सपायर हो गया, पुलिस के पास जाएगा, पुलिस खोजेगी, पहले तो बहुत मारते तक मारेगी वहाँ का, जानते तो हो, ठीक है। तुरंत बाद में गोली मार देते उधर, और उसके बाद फिर क्या होगा, पकड़ेगी, सीधा डिपोर्ट करेगी इंडिया में जेल, ठीक है। वो अपने जेल में भी रख सकती है चाहे तो, और इंडिया अब क्या करता है, इंडिया और आएगी तो यहाँ पर आपको जो पैसे से लेकर आई उसको देना भी पड़ता है। तो वो तो वीज़ा लेके जाते हैं ना, एक्सटेंड भी करवा देते हैं। ऐसा बड़ी चीज़ नहीं है कि एक्सटेंड, एक्सपायर हो गया तो एक्सटेंड करवा दो, ठीक है। अब जॉब के लिए जाओगे तो जॉब के लिए आपको जॉब वाला है तो जब तक जॉब है तब तक के लिए वो एक्सटेंड हो जाता है, ठीक है। एक ग्रीन कार्ड भी मिलता है, तो ग्रीन कार्ड वहाँ पर शादी उदी करोगे तो ग्रीन कार्ड, या फिर कुछ अच्छा सम्मान वाला साइंटिस्ट बन जाओ तो ग्रीन कार्ड दे देते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ अलग चीज़ है। मैं क्या बता रहा था, ये बता रहा था कि पैसे, ठीक है, मतलब वो अमीर देश है तो महंगाई है कि नहीं, ऐसे कोरिलेट करोगे ना, ठीक है। तो हमारे पास वही समझना, हमको क्या करना है, अगर मार्केट में पैसे छोड़ दो, मार्केट में क्या कर दो, पैसे दे दो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, महंगाई आएगी कि नहीं आएगी, वही कहना यही चाह रहा था, आएगी। लिक्विडिटी यानी तरलता यानी पैसा छोड़ोगे तो क्या आएगा मार्केट में, क्या आ जाएगा, महंगाई आएगी। और पैसा सोख लोगे तो क्या आ जाएगा, क्या जाए, मंदी आ जाए। या फिर उसको मैनेज करके रख ना सकते हो, ज़्यादा सोखो में तो ज़्यादा दो भी मत। इसी को पॉइंट को समझे रहना ना। अब आगे बढ़ता हूँ, मगर वो पैसा आएगा कहाँ से, मार्केट में पैसा कहाँ से आएगा। सरकार तो लिमिटेड छापती है ना, लिमिटेड छापती है ना जी, उतना ही छापती है जितना उसके पास गोल्ड है, ठीक है। क्या करती है, गोल्ड रखती है और उसी बदले उतना ही मुद्रा को निकालती है, ओके। ऐसे वेनेजुएला जैसे नहीं छाप देती, ठीक है। नहीं, बहुत गरीबी, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गया है। अब सुनो बैंक रेट क्या है, तो सुनिए, एक संस्था है जिसके पास पैसा ही पैसा है, और वो है RBI। किसके पास है, वही तो पैसा छाप रही है ना, ठीक है। तो किसके पास पैसा है, RBI। अब RBI तो लेन देन करती नहीं, ठीक है। तो RBI क्या करती है, बैंकों को पैसा देती है। किसको देगी पैसा, बैंक को, ठीक है। मेरे से पैसा ले लो, ठीक है, मेरे को ब्याज देना। आप क्या देना, ब्याज देना। देखो, बैंक मतलब होता है दलाल, दलाल समझते हो, दलाल, ब्रोकर यानी दल्ला, ठीक है, एकदम समझ लो, सच बता रहे हैं, ब्रोकर दलाल समझो। बैंक होते हैं दलाल। देखो आप फ्यूचर में आपके लिए ऑप्शन भी बता रहा हूँ, मान लो बैंक खोलना हो ना तो कभी ये हो सकता है। बैंक है मीडिएटर यानी दलाल, वो क्या करता है, RBI से पैसे लेता है और RBI को इंटरेस्ट देगा, ब्याज देगा, मिलेगा ना जी। तो क्योंकि RBI बैंक को दे रही है तो कम में देगी कि नहीं देगी, कम में देगी। और उसके बाद वो बैंक जो है फिर लोगों को बांटेगा, ठीक है, लोगों को बांटे, उससे ज़्यादा लेगा। अब बीच का जो मार्जिन है उसको कमाता है,
समझिए, और कुछ नहीं है। बैंक का सोर्स कहाँ से आता है? पैसे कैसे कमाते हैं वो लोग? ठीक है, कैसे कमाते हैं? पैसे उधारी देते हैं, ठीक है, उससे ब्याज मिलता है। तो उनके पास, बैंक के पास पैसे कहाँ से आ रहे हैं? ठीक है, तो बैंक के पास आप सोचते हो कि सर लोग जमा करते हैं, वो जमा उतना नहीं करते हैं, ठीक है, जितना जमा नहीं करते वो करोड़ों लाखों लोग वो करते ना, निकालते भी तो रहते हैं। वो क्या होता है, जमा करते हैं तो वो इंटरेस्ट देता है। देखो समझना, ये बैंक है ना, ठीक, बैंक के पास दो सोर्सेस से पैसे आते हैं। एक आपका क्या होती है, जनता बैंक के पास जमा करती है, ठीक है, और एक होता है कौन, आरबीआई भी क्या करता है, इसको पैसे देता है, ठीक है। ये इनसे मांगने जाते हैं बेचारे, और ये तो हम जमा करते हैं, ठीक है। अब सुनो, जब हम जमा करते हैं तो हमको भी ब्याज मिलता है कि नहीं मिलता है? देती है ना ब्याज, देती है ना, ठीक है ना। अब सुनिए, हमको ब्याज देती है ना, आपने पैसा जमा करो ब्याज देती है, कम देती है पैसा। और उसके बाद इधर वो बैंक उसके पास पैसा क्या करती है, तो क्या करती है, उधारी देती है। क्या करती है, किसको देती है उधारी? वो कंपनी लोग को, वो जो भाग जाते हैं, है ना, कंपनी को देती है ना उधारी, और उससे हैवी क्या करती है, आपका इंटरेस्ट लेती है। जैसे आप ही वो पैसा है तो आप कार लोन लिए, होम लोन लिए, तो आपको भी पैसा देगी कि नहीं देगी? उसका भी पैसा मतलब ब्याज लेगी। तो जो आप ब्याज देती है ना, वो ब्याज कम होता है, और जिससे आप खरीदोगे तो ब्याज लेती है वो ज़्यादा होता है। और पैसे कहाँ से पूर्ति करती है? बहुत पैसे लगते हैं, कम है ना पैसा, आरबीआई से लेती है। कहाँ से लेती है? मांगती है आरबीआई से, ठीक है। सबसे ज़्यादा उसके पास पैसे का सोर्स कहाँ से आता है? आरबीआई से। क्लियर है? तो आरबीआई बैंकों को पैसा देती है, ठीक है। अब जमा करने तो गई नहीं थी, तो ये डिसाइड कर, देखो ये डिसाइड करती है कि इतना देंगे, पैसा जमा करना तो करो, ठीक है। पैसा जमा किए हो कभी, ठीक है, इंटरेस्ट रेट 4%, 5%, 7%, इतना से ज़्यादा नहीं होगा। एफडी कराओगे ना, फिक्स डिपॉजिट, तो कितना मिलता है? 7 और 7.5, बस, इससे ज़्यादा नहीं मिलता है, ठीक नहीं जी, 7 मिलता है। फिक्स एफडी में, फिक्स डिपॉजिट में 7.4% चलता है, ठीक है, मिल रहा है। पैसा दी, बैंक डिसाइड की ना, मगर याद रखेगा जब आरबीआई से पैसा लेने जाती है तो बोलती है हम डिसाइड करेंगे, ठीक है, कि हमको कितना ब्याज दोगे तुम, ठीक है, 3, 3.5, 4, अभी बताऊंगा इस, ठीक है। इतना ब्याज हुआ, 3-4 में लिया, आपको कितने में दे रही है? 7। इसको कितने में दी? 12%। जाओ ना लेना, तो आप होम लोन लेने जाना 10%, 12%। एजुकेशन लोन लेने जाते हैं ना, एजुकेशन 12% है, एजुकेशन लोन 12%, समझ रहे हो? इससे लेगा 4% में, और आपको कितने में देगा? 12% में। कार लोन लेने जाओगे, है ना, कमाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अरे आपको परसेंटेज कम लग रहा है मगर उसी में कमाई हो रहा है। तो मुद्दा ये है कि आरबीआई बैंक को पैसा दे रही है कि नहीं दे रही है? दे रही है ना। और बैंक को पास पैसा कहाँ से आ रहा है? आरबीआई के पास। और आरबीआई से क्या लेगी? तो ब्याज। अब सुना ध्यान से, एक पॉइंट बता रहा हूँ, महंगाई को कंट्रोल करने का और मंदी को कंट्रोल करने का उपाय। अब सुना, तो इसी में पूरा समझ में आ जाएगा। अब देखिए, इसको तभी हटा ही देते हैं, जनता का तो लिमिट बता ना, बहुत लिमिटेड पैसा होता है। मेन पैसा कहाँ से आ रहा है? आरबीआई से। अब सुनिए, पैसा दे रही है, ठीक है, कितना दे रही है? मान लेते हैं कितना दे रही है? 100 रुपये दे रही है। कितना दे रही है? 100 रुपये। ध्यान समझना है, ये समझ आएगा, समझ पूरा कंसेप्ट क्लियर है। ऑनलाइन में आप लोग भी समझिए। ये जो है, अब मान लो उसके बदले बैंक इसको कितना देता था? 5%। डिसाइड यही करेगा ना, ठीक है, 5, कितना परसेंट? 5%। और आप लोग को 10 में, 12 में, जितना में देना दे रही थी। समझ पाए? कितना परसेंट? 5, ठीक है, क्लियर रखना। अब ये हो गया, ठीक है। अब सुनिएगा, अगर मान लीजिए, ध्यान से ना, अगर मान लो लग रहा है मार्केट में कि मंदी आ रही है, क्या आ रही है? एग्जाम्पल ले रहा हूँ, क्या आ रही है? मंदी आ रही, ठीक है। कि पहले मुद्रास्फीति ले लें, कुछ भी ले लें, क्या बताओ? महंगाई ले लूँ कि पहले मंदी ले लूँ? क्या जी, महंगाई ले लूँ? चलो, मान लो क्या हुआ, महंगाई आ रही है, ठीक है, महंगाई हो रही है। तो अब इसके पास पैसे हैं जो दे रहा है। अब ये क्या करेगा? बोलेगा देखो, ये पैसे सीधे 100 रुपये जा रहे हैं, मार्केट में जा रहे हैं ना, पैसे मार्केट, महंगाई का मतलब समझ गए ना, मार्केट में पैसे ज़्यादा। अब ये क्या करेगा? बोलेगा देखो, मैं पहले 5 रुपये लेता था, ठीक है, तो आप 100 रुपये लेते थे, अब मेरा इंटरेस्ट रेट आपसे लूँगा 10%। कितना परसेंट? तो बैंक, अरे माई बाप, 10% यार, 10% बहुत होता है ना, बहुत होता है, नहीं हम तो 10% लेंगे। तो ये मौद्रिक नीति कंट्रोल करने के लिए लेना ना, ज़्यादा कमाई का कुछ नहीं। अब देखो, ये 100 रुपये है, लेना तो 100 ही रुपये पड़ेगा उसको, पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा ना। अब मान लो हो सकता है कि कम ले, मान लो 100 ही ले रही है, 100 रुपये कितने पे ले रही है? 10 पे। तो जब ये बांटेगी तो 10 पे देगी, क्या इंटरेस्ट बढ़ा कि नहीं बढ़ा? अरे प्रॉफिट नहीं जोड़ेगी। जब उसको 5 मिलता था तो ये 10 लेती थी नीचे, अब इसको 10 मिल रहा है तो कितना बढ़ा नहीं देगी,
तो आपके लिए महंगा नहीं हो गया यार? तो आप पैसा कम लोगे कि नहीं लोगे? हो गया? पैसा सुखाया कि नहीं सुखाया? है ना, सुखाया ना, कम हुआ ना। इस तरह से कंट्रोल होता है, ठीक है। देखो फिर से समझो इस बात को, एकदम बारीकी है। आरबी देखो मैं इसको ना अच्छे से बना के समझा रहा हूँ और उसके बाद मैं इधर आऊँगा, पूरा पूरा उसी पर डिपेंडेंट है। ये हमारा क्या है? आरबीआई। ये कितना हो गया? मान लो मैं क्या ले लिया? वाणिज्यिक बैंक। किसकी बात कर रहा हूँ? बैंक। और ये मैं बोल रहा हूँ जनता, यानी मार्केट, है ना, मार्केट बोलते हैं, है ना, बाजार। क्या बोल दिया? बाजार। ये इसको 100 रुपये दे रहा है। क्या रेट पे दे रहा है? तो 5% पे, ठीक है। यही बैंक इसको क्या दे रहा है? कितने पे? प्रॉफिट 5% कमा रहा है। कितना दे रहा है? तो 100 रुपये दे रहा है। सिंपल सी बात। बाजार में धीरे 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 क्या आने लगी है? महंगाई आने लगी है, यानी मुद्रास्फीति आने लगी। लोगों के पास पैसे ज़्यादा हो गए हैं, नौकरी वाले ज़्यादा हो गए हैं, नौकरी में पेमेंट ज़्यादा हो गया समझ लो, व्यापारी लोगों को ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, महंगाई आने लगी, जैसे अभी हो रहा है थोड़ा थोड़ा, है ना। जैसे अब क्या हुआ? इसको लगा हर 2 महीने बैठक होती है। अब ये पैसा हर महीने देती थी ना, अब क्या करे? बोले कि 100 रुपये तो दूंगी मगर इंटरेस्ट बढ़ा दूंगी। तो अभी नेक्स्ट ये हो गया, नेक्स्ट सीन देखो, ये पीला वाला से देखना। अब यही फिर आरबीआई है, ये आप कितने पर दे रही है? तो 10% पे। किसको दे रही है? बैंक को। कितना रुपए दे रही है? 100। और ये कहाँ देगा? तो बाजार में। तो क्या ये 10% पे दे पाएगा क्या? बात को समझो, देगा क्या? अरे कमाएगा क्या? ये 10% पे, ये 5 पे मिलता था तो 5% कमाई है सीधा सीधा, 10 पे दे देता था बाजार में, पूरा पैसा चला जाता था। क्लियर है? तो क्या अब ये हो पाएगा? अब ये इंटरेस्ट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? 15 नहीं लेगा यार, कुछ तो कमाए तो 15 ले लेगा, 14 ले लेगा, 13 ले, 10 पे तो नहीं देगा। तो जैसे ही ये महंगा हुआ ब्याज, तो लोग पैसा कम लेंगे कि नहीं लेंगे? बिल्कुल लेंगे, कम लेंगे ना। और कम लेंगे तो क्या होगा? महंगाई कंट्रोल हो जाएगी, हो जाएगी। सिंपल से वही है। मान लो मंदी आ गया, आप समझ, उल्टा समझ लो। क्या आ गया? मंदी। मंदी का मतलब होता है पैसे नहीं है मार्केट में, है ना। तो सेम वही कंडीशन समझ लो ना। मान लो पहले क्या था? 10% पे देती थी, तो ये 15 में देती थी। अब लोग चाह रहे हैं कि पैसा आए मार्केट में आए, लोग खर्च करें। क्या करेगा? इंटरेस्ट कम कर देगी, कम कर देगी। इसका इंटरेस्ट कम हुआ, बाजार में पैसे ज़्यादा लगे, हुआ ना मॉनिटर। वही तो मौद्रिक नीति की ऐसी करते हैं, इसी को बढ़ाते घटाते बढ़ाते घटाते रहते हैं, ठीक है। तो यही होता है आपका मौद्रिक नीति। क्लियर है? तो आरबीआई पैसे देती रहती है, ठीक है, देती रहती है। क्लियर है? आगे बढ़ूँ? और भी बहुत सारे विकल्प हैं। चलो देखो, बैंक रेट क्या होता है? वह रेट जिस रेट पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को, वाणिज्यिक बैंक समझते हैं? कमर्शियल बैंक। बैंक कई प्रकार के होते हैं। एक कॉर्पोरेटिव बैंक होता है, ठीक है, एक आपका ग्रामीण बैंक होता है, ठीक है। तो वाणिज्यिक बैंक मतलब जो होता है हम जनता से जो लेन देन करता है, समझ लो ऐसे। वाणिज्यिक बैंक जैसे एसबीआई हो गया, जो बाकी देख रहे हैं ना। अरे देखो नाबार्ड सुने हो क्या? नाबार्ड सुने हो? नाबार्ड। तो नाबार्ड वाणिज्यिक बैंक नहीं है, वो हमसे डील नहीं करता है ना। तो याद रखिएगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ? वाणिज्यिक बैंक। किसकी बात कर रहा हूँ? वह रेट जिस रेट पर, रेट मतलब दर ना, रेट पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को दीर्घकालिक ऋण प्रदान करता है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? बैंक रेट कहते हैं, ठीक है। आया समझ? आरबीआई क्या करेगा? बैंकों को पैसे देगा, और पैसे कैसे होंगे? दीर्घकालिक। कैसे होंगे? दीर्घकालिक। दीर्घकालिक मतलब लंबे समय के लिए, 15 महीने से ज्यादा, ठीक है। उधर क्या दिख रहा है? उधर कौन आया? नहीं आया कोई? ठीक है। देखो दीर्घकालिक ऋण क्या होता है? तो वो इंटरेस्ट रेट, जिस इंटरेस्ट रेट पे क्या करेगा? नहीं है, कोई नहीं है, हवा है, हवा। वह रेट जिस रेट पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को क्या करेगा? दीर्घकालिक ऋण, 15 महीने से ज्यादा का रेट देगा, उसको क्या बोलेंगे? बैंक रेट कहेंगे। इंटरेस्ट की बात हो रही है, ठीक है। और सेम टू सेम रेपो रेट क्या होता है? तो यही होता है, बस अल्पकालिक लग जाएगा। क्या लग जाएगा? ठीक है, यानी कम समय के लिए देगा ना। आरबीआई जो है, नहीं है जी कोई उधर, क्या वो बच्चे छूटे हैं ना, इस वजह से लो, ठीक है। वह रेट जिस रेट पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक ऋण देती है, उसको क्या बनेंगे? रेपो रेट, कम समय के लिए, ठीक है। तो बैंक रेट क्या हुआ? दीर्घकालिक ऋण, और रेपो रेट क्या हुआ? अल्पकालिक ऋण। बन जाएगा? ओके, बात समझ पाए? टाइम अल्पकालिक
दीर्घकालिक 15 महीने से ज़्यादा का जो होता है उसको दीर्घकालिक बोलते हैं, और उससे कम होगा वो अल्पकालिक कहलाएगा। ठीक है, तो अल्पकालिक रेट देती है उसको क्या बोलेंगे, तो रेपो रेट। ठीक है, और बैंक रेट किसको बोलेंगे, दीर्घकालिक। कौन देगा, तो यहाँ पर साइड में ऐसे आप लिखते भी रहना, आरबीआई किसको दे रही है ना, कमर्शियल बैंक, है ना, और वो इंटरेस्ट रेट की बात हो रही है ना, तो बैंक रेट, रेपो रेट। चलो तो एक ऐसे बताना ना, सुनो ना, पीएससी में आता रहता है, ठीक है, व्यापम में भी आता है। मैं आपको बोल रहा हूँ, मान लो मुद्रास्फीति बढ़ गई है, क्या हो गई है, मुद्रास्फीति बढ़ गई है, तो इसका मतलब क्या हो गया है, क्या हो गया है, क्या महंगाई बढ़ गया, और क्या बोले, नहीं इसको नहीं पूछ रहा, मैं बोल रहा हूँ मुद्रास्फीति आ गई है मतलब महंगाई बढ़ गई है, इसका मतलब क्या हुआ, मार्केट में पैसे आ गए, ऐसे होता है, मार्केट में पैसे बहुत सारे आ गए, और क्या हो गया, महंगाई आ गई। दो चीजें क्लियर है। अब ये बताइए, अगर ये किसको कंट्रोल करना है तो पूछता है ऐसे कि मुद्रास्फीति आने पर बैंक रेट या रेपो रेट पूछ रहे दोनों, इसमें क्या करना चाहिए या क्या होता है, तो उसको ठीक होगा, रेपो रेट बढ़ेगा, बैंक रेट बढ़ेगा कि रेपो रेट कम होगा, बताओ। बैंक, ये रेपो रेट मतलब ब्याज की बात हो रही है, तो ब्याज समझो, ब्याज का रेट बढ़ाओगे कि कम करोगे, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, सोच समझ के बताना। ब्याज बढ़ाओगे उसको कंट्रोल करने के लिए कि ब्याज को कम करोगे, कैसे जी, सोच के देखो, वो बनना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसके आगे वही बढ़ना। फिर से मैं बोल रहा हूँ, मार्केट में पैसे ज़्यादा आ जा रहे हैं, मुद्रास्फीति आ गई है, तो आप क्या करोगे, बैंक रेट या रेपो रेट को बढ़ाओगे कि कम करोगे, हा? सोचो, हाँ बोलो, सोच पा रहे हैं कि मैं बताऊं? मैं अभी बता ही रहा था वैसे तो, देखो फिर से समझिए, वही चीज़ें फिर से दोहरानी है। आरबीआई किसको दे रही है, वाणिज्यिक बैंकों को क्या दे रही है, रेट दे रही है, ठीक है, और ये जो रिस्क जिस रेट पे दे रही है ना, दर पर, ठीक है, उसी दर को क्या बोलते हैं हम लोग, बैंक रेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, या फिर क्या बोलेंगे इसको, रेपो रेट। बैंक रेट ये अल्पकालिक या दीर्घकालिक, और ये चीज क्या है, ध्यान समझो नहीं, ध्यान देखो, ये क्या है, ये क्या है, ब्याज, क्या है, ब्याज, ठीक है, तो ब्याज है, तो मैं अभी बोल रहा हूँ कि 5%, कितना है, 5%, यानी बैंक को जो भी पैसा मिल रहा है वो किस रेट पे मिल रहा है, ठीक है, कितने परसेंट पे, 5%, ठीक है। अब सुनिए, यहाँ पर अगर ब्याज ज़्यादा होगा, ठीक है, तो यहाँ भी ज़्यादा होगा, और ज़्यादा होगा उससे, यहाँ पर ब्याज कम होगा तो यहाँ भी ब्याज कम होगा, तो इसी को पकड़ना है कि अगर ब्याज ज़्यादा होगा, 5 से 10% ब्याज हो जाएगा, है कि नहीं, तो इसको ज़्यादा चुकाना पड़ेगा ना, तो ये भी बढ़ा के बेचेगी कि नहीं बढ़ेगी, तो लोग पैसा ज़्यादा उधारी थोड़े लेंगे, तो वही चीज़ समझो ना, इसी को बता रहा हूँ। यहाँ पर महंगाई आई है, यहाँ पर पैसा ही पैसा है, क्या है, पैसा है, तो मेरे को यहाँ पैसा कम करना है ना, तो कैसे कम करूँगा, इसको बढ़ा देता हूँ, क्या करूँगा, बढ़ा दिया, ये बढ़ गया, 5 का कितना हो गया, 10, तो इसको भी 10 पे मिलेगा, तो 10 मिलेगा तो किस में बेचेगी, 15 पे, 20 पे बेचेगी ना, तो देगी, तो ये लोग कम खरीदेंगे नहीं, पैसा कम हो जाएगा ना, लोग ज़्यादा नहीं उधारी लेंगे, भाई उतना पटाना पड़ रहा है, तो कम हुआ ना। तो अगर मुद्रास्फीति यानी महंगाई आई तो इसको रेट को बढ़ा दिया जाता है, ठीक है, क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, सिंपल सी बात है। और मंदी आएगी, पैसा नहीं है तो क्या करेंगे, इसको घटा देंगे, कम ब्याज, ये ज़्यादा लेंगे तो ये ज़्यादा आपका बांटेंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा, मुद्रास्फीति इसको समझना है, बैंक रेट और रेपो रेट क्या होता है, मुद्रास्फीति आने पर बढ़ा देते, क्या करेंगे, बढ़ा देते, यानी या फिर ऐसे पूछ ले, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए बैंक रेट और रेपो रेट में क्या परिवर्तन करते हैं, अलग अलग क्वेश्चन भी दे सकता है, बढ़ा दिया जाता है, क्या कर दिया जाता है, अगर बढ़ा दोगे तो बैंक के पास पैसे कम, और बैंक के पास पैसे कम तो बाजार में पैसे कम। समझ पा रहे हो कि नहीं, नहीं ऐसा नहीं, झूठ नहीं बोला, सच बताओ, ये पकड़ा जा रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं तो और भी तरीके हैं, है ना, क्योंकि देखो थोड़ा सा क्या होता है, जब ये पॉइंट पकड़ोगे तभी पकड़ाएगा, चूकते हैं ना तो फिर वो पूरा सिस्टम ना जुड़ा होता है, धीरे धीरे छूट जाता है। आ जा रहा है पक्का ना, पूछूं, मंदी में बताओ, तो मंदी में कैसे करोगे, कम होगा, स्वयं कम होगा, ज़्यादा होगा, कम होगा। अच्छा आप लोग मेरे को एक्सप्लेन कर बताओ, कम होगा तो क्या होगा,
इसको कम कर दो। हाँ तो ये बैंक के पास पैसा और दो है, कम ही है, और दो, लेगी कि नहीं लेगी, लेगी ना, 2% कर दिए। अब इसके पास ये भी बाँचेगा, अरे एकदम, और इसका कम है तो इसका भी थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, मगर उससे तो कम ही रहेगा, तो भी मार्केट में पैसा भेजेगी, अब पैसे ही पैसा हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, सामान है। आया समझ? तो बैंक रेट, और ये याद रखिएगा, आगे मैं मुद्रास्फीति और उसको बताऊंगा कंपेयर करके, बनेगा। अच्छा ठीक है, 2 समझ गए। तीसरा देखो, रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो। रेपो मतलब समझ गए ना, अल्फा, जैसे रिवर्स मतलब क्या होता है, उल्टा, उल्टा ना आता है, तो रिवर्स रेपो जैसे उसको उल्टा होता है। तो रिवर्स रेपो देखो, समय हो गया थोड़ा सा ज़्यादा ही हो गया, इसको मैं कल कराऊंगा। ये सारे के सारे क्या है आपके उससे रिलेटेड, दोनों को पढ़ कर आना, ठीक है। रिवर्स रेपो मैं बता देता हूँ। अब उल्टा होगा, आरबीआई पैसा लेगी इससे, ठीक है, आरबीआई पैसा लेगी और उसके बाद ब्याज देगी उसको, ठीक है। देखो कैसे होता है, बोलेगी, देखो आगे बढ़ता हूँ, ऐसे ही बता देता हूँ। चलो जी, ये ठीक चल रहा था, ठीक है। रिवर्स रेपो में क्या करती है कि देखो यार, बैंक बोलेगी कि आप, अच्छा सैलरी से भी तो पैसा आ रहा है ना, है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, आ रहा है ना जी। अरे सैलरी वाले भी तो पैसा दे रहे हैं, सैलरी वाले भी तो पैसा, अरे जिसके पास जमा करते हैं वो लोग भी पैसा दे रहे हैं, इधर से पैसा आ रहा है। अब क्या हो, बैंक के पास ज़्यादा पैसा हो गया, और ज़्यादा पैसा होगा तो बांट रही है, बांटे जा रही है, इसको क्या लेने देना, मुद्रास्फीति आ गई है, ठीक है ना। समझना बात को। मान लो बहुत अमीर लोग हो गए, एकदम नौकरी वाले, जॉब वाले, सब पैसा सब बैंक में जमा कर रहे हैं, इसके बाद भारी पैसा, इधर से भी पैसा, पैसा ही पैसा, और मार्केट पूरा क्या कर रही, बांट रही। आरबीआई का दिमाग खराब हो गया, मुद्रास्फीति आ रहा है बार बार, ठीक है। बोले कि देखो ऐसा करो, आप देते हो किसको, बाजार के माध्यम से किसको देते हो, व्यापारी लोग को, वो नीरव मोदी, ये मोदी, वो मोदी, है ना, और वो क्या करते हैं, लेके भाग जाते हैं। ऐसा करो ना, आप मेरे को ही पैसा दे दो, मैं रखता हूँ, आरबीआई है, सेंट्रल बैंक है, सोचो तो वो ट्रस्टेबल है कि नहीं है कि नहीं। बोलेगा मैं आपको ब्याज दूंगा ना, काहे के लिए इधर परेशान हो रहे, मैं दूंगा। अब क्या करते हैं, ये बोलेगा अरे यार इससे रिस्क लेना है, पहले दो लोन दो, उसके बाद जाके वसूली करो, ऊपर से भाग जाएं, इसको देंगे प्रॉपर टाइम टू टाइम, क्योंकि हमारा क्रेडिट बना हुआ है, जरूरत पड़ता हम भी मांगते हैं ना, तो ठीक है चलो क्या करते हैं हम लोग, वापस देते हैं। इसी बोलते हैं रिवर्स रेपो। क्या बोलते हैं, तो पूरा पैसा इधर से निकाल के वो क्या कर देगी, पलट देगी उधर, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये रिवर्स रेपो बोलते हैं इसको। तो आरबीआई जब बैंकों से पैसे उधार लेती है, उसको क्या बोलते हैं, रिवर्स रेपो। जरूरत नहीं है उसको, मगर मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए लेना पड़ता है उसको, रिवर्स रेपो। क्या बोलते हैं, रिवर्स रेपो, रेपो रेट बोलते हैं, रिवर्स रेपो रेट। क्लियर है, आया समझ में। बैंकों से पैसे और उसके बदले उसको ब्याज देगी वो, ठीक है, ब्याज देगी ना, ठीक है, ये हो गया, ठीक। तो ये हम लोग कल देखेंगे, ठीक है। आज इतना पढ़कर वही आरबीआई ही करेगी, आरबीआई ही करेगी कि मैं इतना ब्याज दूंगी, मेरे पैसा दो, ठीक है। इसीलिए तो मॉनेटरी पॉलिसी का जो निर्धारण है कौन करता है, वो कौन करता है, तो वो सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई ही करती है। क्लियर है, क्या, हाँ हाँ हाँ, ये तो पकड़ लिए, पॉइंट पकड़ लिए। तो जैसे हम ठीक पकड़ लिए जैसे मान लो ये बैंक रेट इधर समझना 5% है ना, तो इससे ये कमी ना होगा, हाँ ज़्यादा होगा तो इधर से लेकर इधर पलटा नहीं देंगे, है कि नहीं, तो ये गलत हो जाता है ना। तो ये हमेशा हमेशा रेपो रेट हमेशा बैंक रेट से कम ही होगा। नहीं समझ आया, जैसे मान लो देखो ये 5% है, हाँ इधर मान लो 6% देने लगे, ठीक है, तो इधर से लिए इधर पलटा रहे हैं, तो गलत हो गया ना। हमेशा रेपो रेट बैंक रेट से कम होगा, ये भी क्वेश्चन आया है, आ चुका है कि रिवर्स रेपो जो होता है वो हमेशा बैंक रेट और रेपो रेट से कम होगा। नहीं समझे कैसे बोल रहा हूँ, समझ गए। इधर से मिल रहा है, जैसे बैंक दे रही ना, तो दे रही 5% में ले रहे हैं, और इधर से वापस 6% अगर देने लगे तो इधर उधर तो लेना ही नहीं पड़ेगा उसको, मार्केट का कुछ लेना देना नहीं, इधर से पैसे लो, जितना मन करे उतना लो, इधर पलटा दो, 1% फ्री में आ रहा है। ऐसा नहीं होता है, रिवर्स रेपो हमेशा बैंक रेट और रेपो रेट से कम होता है। अभी मैं सोचा था खत्म हो जाएगा, आपको डेटा भी लेके आया था, 27 जून का लेटेस्ट डेटा बताऊंगा, देखना रेपो रेट देखना कम रहेगा, ठीक है। कंप्लीट होने के बाद पूरा बताएंगे, इसको समझना अच्छे से, कल पढ़ कर आना। देखो एक बार रिकॉर्डिंग देखना, मुद्रास्फीति को समझना एक बार, और मंदी को समझना, तब जाके और क्लियर होगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखें।